स्वागत है दोस्तों। आज हम उस राज्य की कहानी बताने वाले जो कभी ज्ञान, संस्कृति और नेतृत्व का केंद्र था, बिहार। जी हाँ, बिहार। आपको पता होगा कि नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला और इस बार राजनीतिक दल बहुत ही सक्रिय है। किस पार्टी को नेता बनाना है, किस पार्टी को लीडर बनाना है, ये बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन आज हम जानते हैं बिहार की दुर्दशा की कहानी। चलिए शुरू करते हैं सबसे शुरू से, आज से 2000 साल पहले से। एक समय था जब दुनिया भारत को सोने का चिड़िया कहती थी और उस चिड़िया का दिमाग बिहार में बसता था। लेकिन आज बिहार को देखते ही कई लोग के मन में बेरोजगारी, पलायन और जंगल राज जैसे शब्द आ जाते हैं। आखिर वो बिहार कैसे सबसे पिछड़ा कहलाया, कैसे वो सबसे पिछड़ा राज्य बन गया, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन बिहार के बारे में जानेंगे। प्राचीन बिहार एक ज्ञान का केंद्र था। वर्तमान बिहार हजारों साल पहले शिक्षा और संस्कृति की राजधानी था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में चाइना, तिब्बत समेत विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा का 9 मंजिल पुस्तकालय और कठोर प्रवेश परीक्षा इससे विशेष बनाती थी, क्योंकि माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए 3 एंट्रेंस परीक्षा पास करना पड़ता था। आर्यभट्ट, चाणक्य, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुष ने यहीं से अपनी सिद्धांत, राजनीति और धर्म की नींव रखी थी। पटना, प्राचीन पाटलिपुत्र, देश की पहली राजनीतिक राजधानी थी। आपको बता दूं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। उसने सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाया था, एक सभ्यता का दिमाग को मिटा दिया था। और बिहार में एक कहावत है कि भूखे को रोटी मिल जाती है पर उसके दिमाग को जला दिया जाए तो वो कभी रोटी बना भी नहीं पाती है। ये बात आज भी बिहार पर लागू होता है। आज़ादी के बाद भी बिहार का पतन नहीं रुका। आज़ादी के समय बिहार के पास विशाल राजनीतिक नेतृत्व था, लेकिन नीति नेताओं की नजरें उत्तर भारत पर अपेक्षाकृत कम रही। योजना आयोग की प्राथमिकताओं में बिहार अछूता रहा। भूमि सुधार की प्रक्रिया अधूरी रह गई। और जब से झारखंड अलग हुआ बिहार के सारे इंडस्ट्री झारखंड में चले गए। और जब झारखंड बिहार से अलग हो गया, बोकारो, धनबाद जैसे औद्योगिक इलाका झारखंड में चले गए और बिहार से बिल्कुल अलग हुआ। और बिहार में आया क्या? बेरोजगारी, क्योंकि बिना उद्योग के कोई भी राज्य रोजगार नहीं दे सकता। झारखंड जब बिहार से अलग हुई तो बेगूसराय जैसे उभरते औद्योगिक शहर भी अधूरे रह गए। सिंचाई व ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी नीतियां बिहार पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दी गई। बाढ़ और सूखा दोनों समस्याओं का बिहार ने सामना किया, लेकिन पर्याप्त प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी एक सपना है। किसान कहते हैं कि हम गन्ना उगाते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन इसको पहुंचाने के लिए आज भी हमारे पास अच्छे रास्ते नहीं है, रेल नहीं है। कि वही प्रदेश है दोस्तों जहाँ ज्ञान भी है, जमीन भी है, पर बाजार नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ से आप जो चाहो वो निकाल सकते हो, जो चाहो वो उगा सकते हो, जैसी चाहो वैसी इंडस्ट्री डाल सकते हो, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बस कमी है कि यहाँ के लोगों का दिमाग जला दिया गया है। और दिमाग किसने जलाया? हमारे बिहार के भ्रष्ट नेताओं ने। बिहार में आज़ादी के बाद जितने भी नेता लीडर बने सब भ्रष्ट ही रहे और उनके भ्रष्टाचार की वजह से बिहार कभी उभर के ऊपर नहीं आ पाया। 1970 के दशक में जेपी आंदोलन राजनीति का क्रांति का केंद्र बन गया था। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, सुशील मोदी जैसे नाम इसी आंदोलन में उभरी थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद यही चेहरे सिस्टम का हिस्सा बन गया। सोशल जस्टिस के नारे ने वोट बैंक की राजनीति, जातिवाद और अपराध का रास्ता तैयार किया। 80 के दशक में छात्रों की राजनीति ने अपराध का रूप ले लिया। 90 का वो दशक था दोस्तों जब बिहार इंडियाज का वाइल्ड वेस्ट के नाम से जाना जाता था, जहाँ अपहरण, माफिया राज, हत्या आम बातें थी। अपराध और राजनीतिक गठजोड़ खुलकर दिखाने लगे थे। शिक्षा का हाल कुछ ऐसा था कि पढ़ाई से ज़्यादा कॉलेज और हॉस्टल अपराध के अड्डे बन गए थे। प्रोफेसर वेतन के लिए भटकते थे, विद्यार्थी डंडा लेकर एग्जाम हॉल में पहुंचते थे, यूनिवर्सिटी रिजल्ट के लिए सालों इंतजार करवाते थे। हर जगह सिफारिश, घूस और डर, ये सारी चीज़ें चल रही थी। छात्र छात्राओं के सामने बस 3 रास्ते थे, या तो राजनीति में जुड़ो, या पलायन करके दूसरे राज्य में शिक्षा या नौकरी के लिए निकलो। बिहार में रोजगार के नाम पर बस एक ही चीज़ था, वो था सरकारी नौकरी, जो कि सबको मिलती नहीं थी, क्योंकि सरकारी नौकरी में एक लिमिटेड सीट होती है दोस्तों। लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी के लिए सीट से ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं। 2 लाख सीट पे 25 लाख लोग आवेदन करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाते हैं। झारखंड कटने से औद्योगिक संसाधन का नुकसान हुआ। सारे इंडस्ट्री, सारी फैक्ट्री झारखंड में चले गए। बिहार में कुछ भी नहीं बचा और आज भी बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। प्रशासनिक नीति, घोटाले और घिसते इंफ्रास्ट्रक्चर ने बिहार को और पीछे कर दिया। आपको ये पता होगा चारा घोटाला जैसे कांड, जिसने सिस्टम का शाखा पर दाग लगा दिया। सरकार बदलती रही, लेकिन दीर्घकालीन सोच और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रहती गई। बिहार हर साल हजारों यूपीएससी टॉपर्स, आईटीएंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर देते हैं, लेकिन वो लोग बिहार के लिए नहीं होते, वो दूसरे राज्य के लिए होते हैं। उन्हें बिहार में नहीं रखा जाता, या वो खुद बिहार में नहीं रहते। और जब वही लोग दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे बिहारी शब्द ट्रोलिंग का हिस्सा बन जाता। मिथिला पेंटिंग, हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में अपार संभावना है, लेकिन योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। किसी योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है ताकि बिहार
आगे और ना बढ़े, वो पिछड़े के पिछड़े रह जाए। कर्पूरी ठाकुर का आरक्षण मॉडल आज भी चर्चे में है। लालू यादव ने सामाजिक न्याय की चर्चा छेड़ी है। नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली, शिक्षा पर काम किया, लेकिन बार बार सरकारों के बदलने और वोट बैंक की राजनीति ने दृष्टिकोण को सीमित रख दिया। बात तो सबने छेड़ी थी, लेकिन उस बात को किसी ने पूरा नहीं कर पाया। वादे तो सारे नेता करते हैं, लेकिन कोई भी नेता उस वादे पे टिके नहीं रहते। 2-4 कार्य करने के बाद सारे नेता राजनीतिक दृष्टिकोण में बह जाते हैं और उसी में सीमित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि नेताओं का ही भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार प्रशासन का भी हुआ है। प्रशासन घोटाले करते हैं, कहीं ब्रिज गिर जाती है, कहीं बिजली नहीं आती है, कहीं पानी बहुत आ जाता है, कहीं सड़क भ्रष्टाचार होता है। कानून व्यवस्था के नाम पर बिहार में खिल्ली उड़ाया जाता है। जब कहीं कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता है तो कानून व्यवस्था कहते हैं कि किसान बेरोजगार बैठे हैं इसलिए वो अपराध कर रहे हैं। यह बिहार का कानून व्यवस्था। आपको मैं बताता हूँ बिहार बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला कारण है रोजगार। वहाँ पे कोई व्यापक रोजगारी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई निवेश करता नहीं है और कृषि में भी एक लिमिटेशन है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा तो है दोस्तों, लेकिन शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। बिहार में हजारों टीचर आते हैं, हजारों शिक्षक होते हैं और कई सरकारी स्कूल है, लेकिन किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दिया जाता है। सरकारी संस्था चरमरा गई है, स्कूलें कम है, लोग पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पलायन। आर्थिक और सामाजिक पलायन बहुत देखा गया आजकल। आजादी के बाद बिहार में आर्थिक और सामाजिक पलायन देखा गया है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे लोग रोजगार के लिए अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं। कुछ युवा पढ़ाई के लिए भी दूसरे स्टेट में जाते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों स्वास्थ्य। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से लोग हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते। अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है जहां से लोग हॉस्पिटल पहुंच पाए। ना ही गांव शहर के अगल बगल में ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां की कानून व्यवस्था। और 5वां सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था। अपराध का बोलबाला बिहार में आजकल भी बढ़ रहा है दोस्तों, अभी भी कम नहीं हुआ है। वहाँ आज भी माफिया राज है और पुलिस बस बहाने बनाती है। पुलिस उस चीज को बस छुपाना चाहती है। हालांकि बिहार चाहे तो ये सारी चीजें बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है बिहार के पास समर्थ नहीं है, बिहार के पास चीजें नहीं है। बिहार चाहे तो खुद को बदल सकता है। बिहार में निवेश के लिए नीति स्थिरता की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल औद्योगिक क्लस्टर, स्किलिंग प्रोग्राम और सीमा व्यापार की संभावनाएं भी है, पर हर योजना कागज और पोस्टर तक ही सीमित रह जाती है। युवाओं को राजनीति के ऊपर सोचने का मौका कब मिलेगा दोस्तों? हर राज्य में कोई ना कोई समस्या होती है, पर बिहार में ये सब एक साथ है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था। इसका समाधान क्या होगा दोस्तों? ऐसा नहीं है कि बिहार गिरा नहीं है, बिहार गिरा है, बार बार गिरा है और हर बार उठने की कोशिश करी है, लेकिन आज तक नहीं उठ पाया। ये राज्य कभी ना तो खत्म हुआ था और ना ही हार मानने वाला है। नया बिहार कब आएगा, ये सवाल आज भी जिंदा है। अगर बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये किसी नेता का कार्य नहीं है, ये कार्य बिहार के लोगों का है, बिहार के अवाम का है। अगर बिहार का अवाम चाहे तो बिहार का भविष्य बदल सकता है। आज तक बिहार के अवाम ने किसी एक ऐसे नेता को नहीं चुना है जो अकेला बिहार को संभाल सके। अब तक बिहार में जितने भी नेता चुने गए सब भ्रष्टाचारी थे। और यहाँ तक मैं बता दूं दोस्तों, जो पुराने नेता है, जो बिहार में 10 साल, 20 साल, 25 साल से हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन जैसे नेताओं ने बिहार को सिर्फ लूटा है, बर्बाद किया है। नवंबर में चुनाव होने वाला दोस्तों, लेकिन आज भी बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार में खुल के बोल सके कि बिहार को बदलने के लिए हम ये कार्य करेंगे। नीतीश कुमार ने क्या किया? 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया। दोस्तों बिहार को न ही फ्री में बिजली चाहिए और न ही वृद्धा पेंशन, बिहार को रोजगार चाहिए। और रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं आ सकती। रोजगार तभी आएगा बिहार में जब बिहार में फैक्ट्री, इंडस्ट्री आएगा। तो अभी भी कोई ऐसा नेता नहीं है, ना ही वो आरजेडी के है, ना ही वो जेडीयू के है, ना ही वो बीजेपी के नेता है। बिहार में इंडस्ट्री को लाने के लिए ना ही नीतीश कुमार बोल रहे हैं, ना ही तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ना ही मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर बिहार में इंडस्ट्री फैक्ट्री आ गई तो दूसरे राज्यों की रोजगार कम हो जाएगा, दूसरे राज्यों में पैसा अर्निंग कम हो जाएगा और बिहार बहुत जल्दी प्रगति कर जाएगा। क्योंकि बिहार में अगर उद्योग और फैक्ट्रियां आती है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आने वाले 30 साल में बिहार मुंबई बन जाएगा। क्योंकि बिहार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। बिहार में बस राजनीतिक मुद्दाओं की वजह से बिहार आज तक ऊपर नहीं उठ पाया। इस बार बिहार का भविष्य बिहारियों के हाथों में दोस्तों, अगर बिहारी चाहे, क्योंकि इस बार बिहार राजनीतिक में कई नई पार्टी भी आई है, आप उनको वोट दे सकते हैं। आप सोच समझ के अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट 1-1 करोड़ के बराबर है। आगे मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद।